नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का उत्तर कोरिया का अहम दौरा, कहा और मजबूत होंगे रूस और उत्तर कोरिया के रक्षा संबंध। प्योंगयांग में कोरिया युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर समारोह का हिस्सा होंगे रूस और चीन के प्रतिनिधिमंडल। महामारी के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का पहला उत्तर कोरिया दौरा। यूक्रेन के बखमुत में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे खदेड़ने का किया दावा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता जारी। अमेरिका ने बड़ी सैन्य मदद का किया ऐलान। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश पीएम को फोन करके मांगी सैन्य सहायता। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में शामिल कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने सत्ता छोड़ने का किया ऐलान। अगले महीने अपने बेटे हुन मानेट को कुर्सी सौंप देंगे 70 वर्षीय हुन सेन। रॉयल कंबोडियन आर्मी में कमांडर के तौर पर काम कर चुके हैं हुन मानेट। भूमध्य सागरीय जंगल की आग से अल्जीरिया, इटली और यूनान में तबाही। अब तक 40 से अधिक लोगों को लील चुकी है भयानक आग। तेज हवाओं और गर्मी से सूखी वनस्पति की वजह से और भड़क रहे हैं शोले। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। आग बुझाने के प्रयास जारी। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा न्यायिक सुधार कानून का मुद्दा। अदालत ने कानून के खिलाफ दाखिल अपील सुनने पर जताई सहमति। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को रूसी सेनाओं को बखमुत से पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है। यहां जंग काफी भीषण हो चुकी है। इस सब के बीच जहां यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल रही है, तो वहीं रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी भी बढ़ती जा रही है। बाखमुत से रूसी सेनाओं को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन का सैन्य अभियान जारी है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने इस मुहिम के दौरान कई महत्वपूर्ण ठिकानों का नियंत्रण हासिल कर लिया है। यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन और बाखमुत के दक्षिणी हिस्से में रूसी सेना से कई इलाके वापस लेने का भी दावा किया है। इस महीने के शुरू में यूक्रेनी सेना द्वारा रूस के खिलाफ छेड़े गए बड़े सैन्य अभियान के तहत कई मोर्चों पर जोरदार लड़ाई हो रही है। यूक्रेनी सेना का प्रयास है कि वो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को पीछे धकेलकर दक्षिणी तट के उस पुल पर नियंत्रण हासिल कर ले जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण कमजोर करने के लिए यूक्रेनी सेना इस पुल को कब्जे में लेना चाहती है। उधर यूक्रेनी सेना को पश्चिमी सैन्य सहायता भी लगातार जारी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के तौर पर $400 बिलियन की सहायता का ऐलान किया है। अमेरिका ने जिस सैन्य सहायता का वादा किया है उनमें वायु रक्षा मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन और छोटे ड्रोन शामिल हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी सैन्य कार्रवाई को देखते हुए इस सहायता को अहम माना जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसके लिए अमेरिका का आभार जताया है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात करके उनसे भी सैन्य मदद मांगी। हमने अपने दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर ओडिशा को लेकर चर्चा की। उनके सामान्य शांतिपूर्ण जीवन को लेकर बातचीत हुई। मैंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वायु रक्षा प्रणाली संबंधी हमारी जरूरत के बारे में बताया। ब्रिटेन एक ऐसा अग्रणी देश बन सकता है जिसकी वायु रक्षा प्रणाली वास्तविक सुरक्षा की गारंटी बन सकेगी। जंग के बीच दुनिया की निगाहें रूसी रक्षा मंत्री के एक दौरे पर भी लगी हुई हैं। महामारी के दौरान उत्तर कोरिया द्वारा अपनी सीमाएं बंद किए जाने के बाद रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया के पहले बड़े दौरे पर पहुंचे हैं। रूसी रक्षा मंत्री के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी गया है। रूसी रक्षा मंत्री ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की।
रूस के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक अहम साझेदार है। हम इनके साथ सीमा साझा करते हैं और परस्पर सहयोग का इतिहास रहा है। हम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करते रहेंगे। उत्तर कोरिया में ये गहमागहमी कोरिया युद्ध की 70वीं वर्षगांठ की है। इस अवसर पर होने वाली भव्य परेड 1950 से 1953 के बीच चले युद्ध में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं पर विजय की याद को रेखांकित करती है। इस बार इस उत्सव और परेड में रूस और चीन को बुलाकर उत्तर कोरिया दुनिया को संदेश दे रहा है। और इस सब के बीच काला सागर अनाज समझौते से रूस के इनकार के बावजूद संयुक्त राष्ट्र अनाज समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन और रूसी संघ दोनों से खाद्य और उर्वरक के निर्यात को सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास करना छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि ये न केवल उन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए भी आवश्यक है। वहीं रूस और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक रूसी लड़ाकू जेट ने सीरिया के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया। अचानक आसमान में रूसी फाइटर जेट अमेरिकी विमान के काफी करीब पहुंच गया। वो अमेरिकी विमान को टक्कर मारकर गिराने वाला था। हालांकि किसी तरह अमेरिकी विमान बच निकला। वायुसेना के एक वरिष्ठ कमांडर के मुताबिक रूसी वायुसेना द्वारा MQ-9 रीपर ड्रोन को आसमान से गिराने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा कि एक रूसी लड़ाकू जेट ने क्षेत्र में चालक दल को ले जा रहे अमेरिकी निगरानी विमान के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरी, जिससे उसमें सवार 4 अमेरिकियों की जान खतरे में पड़ गई। यह घटना तब हुई जब कुछ दिन पहले ही रूस का एक लड़ाकू विमान खतरनाक ढंग से अमेरिका के निगरानी विमान के समीप आ गया था, जो क्षेत्र में चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा था। अगली खबर बेल्जियम से है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 2016 में विस्फोट हुआ था। लंबी चली अदालती कार्रवाई के बाद अब इस मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया गया है। वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सितंबर में इस मामले के दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। बेल्जियम के न्यायिक इतिहास का सबसे लंबा चला मुकदमा मंगलवार को अपने अंजाम को पहुंचा। ब्रसेल्स की अदालत ने 2016 के 3 विस्फोटों के मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में 900 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 6 महीने से ज्यादा चली सुनवाई के बाद किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जूरी के 12 सदस्यों ने 19 दिन तक विचार विमर्श किया। आखिरकार अदालत ने 10 आरोपियों की किस्मत का फैसला कर दिया। इनमें 6 को हत्या की आतंकी वारदात का दोषी पाया गया, जबकि 2 को आतंकी वारदात में शामिल करार दिया गया। 2 आरोपी बरी कर दिए गए। दोषी ठहराए गए लोगों की सजा का निर्धारण करने के लिए अलग से सुनवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि ये प्रक्रिया सितंबर में होगी और इन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये बहुत विस्तृत फैसला है। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम फैसला है जिसे याद रखा जाएगा। ज्यूरी सदस्यों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये फैसला दिखाता है कि अदालत आतंक के मामले में कैसे न्याय करती है। ब्रसेल्स में 22 मार्च 2016 को हुए इन 3 विस्फोटों में 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए थे। ये सभी विस्फोट 1 घंटे के भीतर हुए थे। पहले हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल के पिछले सिरे पर 2 बम धमाके हुए, जिसमें 16 लोग मारे गए। इसके 1 घंटे बाद एक मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट हुआ। इसमें भी 16 लोगों की मौत हुई। जिस मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया वो यूरोपीय संघ कार्यालय से सटा हुआ है। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। उस आतंकी वारदात के पीड़ित अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि ज्यूरी सदस्य वास्तव में पूरे समय हमारे साथ रहे हैं। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है और उन्होंने इस वारदात को लेकर लगातार सुनवाई की। उन्होंने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। दोषी पाए जाने वालों में अधिकतर नवंबर 2015 के पेरिस हमलों को लेकर पहले ही कसूरवार ठहराए जा चुके हैं। पेरिस हमलों में 130 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि इन्होंने पेरिस हमलों के बाद ब्रसेल्स हमलों को अंजाम दिया था।
इन्हीं में से एक सलाह अब्दुल-सलाम भी है, जिसे फ्रांस हमलों का सरगना माना गया था और वो इस मामले में उम्र कैद काट रहा है। जिन पर मुकदमा चला उनमें सलाह अब्दुल-सलाम का बचपन का दोस्त उसामा अत्तार भी है। अत्तार आत्मघाती जैकेट पहनकर एयरपोर्ट गया था, जिसमें विस्फोट न होने के बाद वो वहां से भाग निकला था। बाद में उसे पकड़ा नहीं जा सका और उस पर उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चला। माना जाता है कि वो बाद में सीरिया में ISIS के लिए लड़ते हुए मारा गया था। अगली खबर की ओर चलते हैं। दुनिया के कई देशों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसे जलवायु परिवर्तन का ही असर कहेंगे कि इस सीजन में अमूमन ठंडा रहने वाला यूरोप, वहां पर भयंकर लू चल रही है। ग्रीस के जंगल आग से धधक रहे हैं। यहां आग बुझाने गए एक हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के अधिकतर देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। यूरोप, जो आमतौर पर इस वक्त ठंडा रहता है, वहां इस समय भयंकर लू चल रही है। भीषण गर्मी के कारण यूरोप के कई देशों में लगी आग ने भारी तबाही मचाई है। ग्रीस, इटली, अल्जीरिया जैसे देशों की तो आग ने कमर तोड़ कर रख दी है। आग से न सिर्फ जान माल की क्षति हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। अगर ग्रीस की बात करें तो यहाँ के लोगों को कई दशकों के बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। ग्रीस के रोड्स, ईविया और कोरफू द्वीप के तो हालात बस से बदतर हो चला है। इन द्वीपों के जंगलों में लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। रोड्स के जंगलों में करीब 1 सप्ताह से आग धधक रही है, जिसे तेज हवा की रफ्तार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उधर एविया द्वीप के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में लगे वायुसेना का अग्निशमन विभाग आग को बुझाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। एविया द्वीप पर लगी भीषण आग को बुझाने के लिए कम से कम 3 विमान के साथ 100 से अधिक दमकल कर्मियों को लगाया गया है। हर दिन हम जैसे लोग अपनी जान देते हैं। आग बुझाने के क्रम में विमानों के पायलट की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी वे ऐसा करते हैं। यह बहुत खतरनाक काम है। हमारा काम ही है लोगों की मदद करना और उनकी जान बचाना। जंगल में लगी आग के चलते रोड से 30,000 से अधिक लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग से अब तक 34 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश में 10 सैनिकों की भी मौत हो गई। इस बीच इटली भीषण गर्मी और जंगलों में लगी भीषण आग से 2-4 हो रहा है। तूफान के कारण सिसिली में पालेर्मो एयरपोर्ट को मंगलवार को बंद करना पड़ा। तूफान की चपेट में 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर फिलीपीन में बुधवार को तूफान डोक्सुरी से उत्तरी प्रांतों में तेज हवाओं का दौर जारी रहा। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण हजारों लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। तूफान ने फुगा आइलैंड और बाद में कांगयान प्रांत में एक अन्य द्वीप में कहर बरपाया, जहां करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। एहतियात के तौर पर स्कूलों और कार्यालयों को बंद कर दिया गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक डोक्सुरी तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन अब भी ये खतरनाक बना हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। बात करते हैं कंबोडिया की। कंबोडिया में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। करीब 4 दशक से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री हुन सेन अब अपना पद छोड़ देंगे। हुन सेन ने 3 हफ्ते के अंदर त्यागपत्र देकर अपने बड़े बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। हुन सेन ने यह घोषणा तब की जब उनकी कंबोडियन पीपुल्स पार्टी ने आम चुनाव में 125 में से 120 संसदीय सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा लगभग साफ कर दिया। करीब 4 दशक तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद प्रधानमंत्री हुन सेन अपनी सत्ता की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। करीब 38 साल से सत्ता संभाल रहे हुन सेन ने 3 हफ्ते के अंदर इस्तीफा देते हुए अपने बड़े बेटे हुन मानेत को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा कर दी। यानी देश की सत्ता पर अब भी सेन परिवार का ही कब्जा रहेगा। दरअसल पीएम हुन सेन का यह बयान कंबोडिया पीपुल्स पार्टी के चुनाव में जबरदस्त एक तरफा जीत हासिल करने के बाद आया है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हुन सेन ने
ये घोषणा तब की जब उनकी कंबोडियन पीपुल्स पार्टी ने आम चुनाव में 125 में से 120 संसदीय सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा लगभग साफ कर दिया। हालांकि पश्चिमी देशों और कई स्वतंत्र संगठनों ने चुनाव की न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष कहकर आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री पर चुनाव में देश के मुख्य विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। मैंने राजा से मुलाकात की। मैं अब ये घोषणा करता हूं कि अब प्रधानमंत्री के रूप में पद पर नहीं रहूंगा। मुझे त्याग करते हुए सत्ता छोड़नी होगी। हुन मानेट आने वाले हफ्तों में देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 45 साल के हुन मानेट फिलहाल कंबोडिया की सेना के प्रमुख हैं। उन्होंने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की है। एशिया में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेता हुन सेन ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि उन्होंने राजा नोरोडोम सिहामोनी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है, जिस पर राजा ने भी औपचारिक रूप से अपनी सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री हुन सेन ने सत्ता में कई तरह के बदलाव के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को गठित होने वाली नई सरकार में शीर्ष पदों पर युवा पीढ़ी को शामिल किया जाएगा। रणनीतिक जानकारों के मुताबिक भले ही हुन सेन प्रधानमंत्री पद से हटने की घोषणा कर रहे हों, लेकिन वो सरकार को चलाने में अपना योगदान देते रहेंगे। कंबोडिया को संभालने वाले हुन मानेट अमेरिकी सैन्य अकादमी वेस्ट पॉइंट से स्नातक हैं और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। हालांकि उनकी पश्चिमी शिक्षा के बावजूद उनके पिता द्वारा हाल के वर्षों में लगातार कंबोडिया को चीन के करीब ले जाने के बाद पर्यवेक्षकों को नीति में किसी भी तरह की तत्काल बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान संसद पहुंचे। संसद में जॉन कैरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर हुई बैठक रचनात्मक रही। भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर कैसे जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात पर चर्चा हुई। The very significant capacity for India and the United States to work together in order to advance the climate agenda. And there are many things that we can do where we can work together on science, technology, our ability to be able to accelerate the transition to a clean energy economy. So good conversations. और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जलवायु परिवर्तन का अलग अलग असर दिख रहा है। कई देशों की तरह अमेरिका में भी समुद्र के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे समुद्री जंतुओं और वनस्पति के ऊपर भी संकट गहरा गया है। इससे निपटने के लिए अब कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। भीषण गर्मी, जंगल की आग, भारी वर्षा और बाढ़ के रूप में असर दिखा रहे जलवायु परिवर्तन का एक और दुष्प्रभाव समुद्र में देखा जा रहा है। अमेरिका में समुद्र के पानी का बढ़ता तापमान चिंता का विषय बना हुआ है। फ्लोरिडा में समुद्री पानी का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर गया तो ये चिंताएं और बढ़ गईं। यहाँ आमतौर पर समुद्र जल का तापमान 73 से 88 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता था। पिछले कुछ समय से यहाँ जल का तापमान बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक मौसम में भारी उथल-पुथल इस बदलाव की वजह हो सकती है। गर्म होते पानी को मछुआरे साफ महसूस कर रहे हैं। समुद्र तट पर पानी की जहाँ तक बात है, यह वाकई गर्म होता जा रहा है। अभी पिछले ही सप्ताह मुझे समुद्र तल पर बहुत सी मरी हुई मछलियाँ तैरती हुई दिखी। मुझे लगता है कि वो समुद्री पानी के बढ़ते तापमान से मरी होंगी। फ्लोरिडा में समुद्र जल का बढ़ता तापमान सिर्फ मछलियों के लिए ही मुसीबत नहीं है,
इससे समुद्री वनस्पति और जीवों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। पानी के बढ़ते तापमान के कारण मूंगे की चट्टानों से शैवाल अलग हो रहे हैं। वैज्ञानिकों को चिंता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा नुकसान तय है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि समुद्र का पानी पहले कभी ऐसे गर्म नहीं हुआ था। वैसे तो समुद्र के पानी का तापमान आमतौर पर घटता बढ़ता ही है और थोड़ा बहुत मूंगे की चट्टान से शैवाल भी अलग होता रहता है, लेकिन यह कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इस बार देखा जा रहा है, और ना ही यह इतनी देर चलता था। हालात से घबराए पर्यावरणविदों ने कई कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय एसोसिएशन और एक समुद्री प्रयोगशाला ने मिलकर कई उपाय शुरू किए हैं। अब उन्होंने एक ऐसी तकनीक का सहारा लिया है जिसमें मूंगे का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। इसके लिए नर्सरी में मूंगे उगाए जा रहे हैं और उनका समुद्र में प्रत्यारोपण किया जा रहा है ताकि नुकसान की कुछ भरपाई होती रहे। हम इस तरह प्रयास कर रहे हैं जिससे यह मूंगे अपने जैसे और मूंगे तैयार कर सकें और हमें यहाँ इनके बार बार प्रत्यारोपण की जरूरत ना रहे, वरना तो हमें जिंदगी भर इसी काम में लगे रहना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक ढंग से यह काम मूंगे स्वयं करने लगें। समुद्र के पानी का बढ़ता तापमान केवल अमेरिका के फ्लोरिडा में ही नहीं देखा जा रहा। हाल ही में आयरलैंड, यूके और बाल्टिक सागर के साथ साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास के क्षेत्रों में भी समुद्र जल में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ध्यान रहे कि वैश्विक महासागरीय सतह का तापमान पिछले किसी भी जून की तुलना में इस साल सबसे अधिक था। विशेषज्ञ इसलिए और भी चिंतित हैं क्योंकि समुद्री गर्मी समुद्री जीवन और मत्स्य पालन के साथ साथ मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी सीनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वेषपूर्ण उपयोग की संभावना के बारे में चिंता जताई। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों ने जैविक हमले के लिए एआई के इस्तेमाल की आशंका पर चर्चा की। सीनेट न्यायपालिका समिति की एक उपसमिति के समक्ष एक सुनवाई में एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी डारियो एमोदे ने कहा कि एआई का अराजक तत्व जैविक हथियार विकसित करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उपसमिति के अध्यक्ष रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि सुनवाई एआई को विनियमित करने के लिए कानून का आधार तैयार करेगी। ये सुनवाई ओपन एआई, अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म समेत एआई कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी को सुरक्षित बनाने में मदद के लिए एआई जनित सामग्री को वाटरमार्क करने जैसे उपायों को लागू करने के लिए पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं देने के कुछ दिनों बाद हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डॉग कमांडर ने अक्टूबर 2022 और जनवरी के बीच सीक्रेट सर्विस अधिकारियों को कम से कम 10 बार काटा है। इसमें एक ऐसी घटना भी शामिल है जिसमें एक घायल अधिकारी को अस्पताल ले जाना पड़ा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के रिपोर्ट के बाद मचे हंगामे के कारण व्हाइट हाउस को आकर सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन परिवार स्थिति को संभालने के लिए काम कर रहा है। दरअसल एक गैर सरकारी संस्था ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दायर कर इस जानकारी को हासिल किया। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।